आज हम इसी बिल के बारे में बात करेंगे। क्या यह बिल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है? हमारे साथ मनोज गौड़ जी हैं। क्रेडाई एक तमाम डेवलपरों की एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। राहुल कुमार साहब हैं, आप सह संस्थापक हैं एनसीआर होम बायर्स के। आलोक शर्मा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और एक और आलोक आ गए हैं, दो आलोक हैं, तो वो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। सुधांशु जी के यहाँ शायद ओबी का तार वार कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम चाहेंगे कि सुधांशु त्रिवेदी अगर फ़ोन लाइन से आ जाएं तो बड़ा ही उत्तम रहेगा, अगर फ़ोन से ही अपना पक्ष रख दें। इसलिए आलोक जी पहले आप बता दीजिए कि समस्या क्या है 70 से 50 करने में, और 50 से 70 हो जाएगा तो कौन सी बड़ी सुरक्षा हो जाएगी उपभोक्ताओं की? देखिए, ऐसा लगता है कि जब मैं, क्योंकि स्वयं भी सिविल से इंजीनियर हूं, कि जो मैक्सिमम कॉस्टिंग आती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो स्ट्रक्चर के बाद ही शुरू होती है। जो इनर चेंजेस हैं, फिक्सचर्स हैं, और प्लास्टरिंग के बाद से जितनी भी फिटिंग्स हैं बात की हैं, मैं समझता हूं 70% एक जायज़ सा फिगर था कि 70% अगर पैसा बुकिंग अमाउंट का और जो फ्लैट की कॉस्टिंग है उसको साइड में रखा जाए और बिल्डर उसको उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट जो आ रही है उसमें खर्च करे, तो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर नोएडा और गुड़गांव में, तमाम शहरों के चारों तरफ जहां पर भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए, उसमें ये देखा गया क्योंकि लैंड की कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो बिल्डर अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो पैसा इकट्ठा होता था उसको आगे आने वाले प्रोजेक्ट की जमीन को खरीदने में लगा देता था, और पिछला प्रोजेक्ट लगातार लिंगर ऑन होता चला जाता था। इसीलिए 2013 के यूपीए के बिल में ये 70% का प्रावधान रखा गया था। लेकिन उसको सेक्शन 4(2) जो है उसको घटाकर 50% कर दिया। मैं समझता हूं ये पूरी तरह से बिल्डर्स के फेवर में लिया गया एक पहला डिसीजन है जो इसमें 7 अप्रैल वाले बिल के अंदर है। कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरह से उपभोक्ताओं के अहित में मानती है। 70 और 50 में ऐसा क्या बड़ा बदलाव हो गया? बहुत 20% का बहुत बड़ा एक फिगर है सर। 20% में आप देखिए कि किचन है, बाथरूम है, जो मेन फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं, वो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं, वहां पर मैं समझता हूं कि काफी हद तक एक वो बड़ा अमाउंट है। 20% का बहुत बड़ा गैप बन जाता है, और वही पैसा जो है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को लिंगर ऑन करता है। उसके बाद साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात थी सेक्शन 59(2) में, कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर डिले होता है या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तो पहले हमारे वाले बिल में जो यूपीए सरकार का आया था उसके अंदर कहीं ना कहीं मालिक को, डायरेक्टर्स को, जो बिल्डर है, प्रमोटर है, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। लेकिन अब बड़ी चालाकी के साथ शब्दों का हेर फेर करके ये पूरी तरह से चार्टेड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट के ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है। आर्किटेक्ट के ऊपर, आर्किटेक्ट और चार्टेड अकाउंटेंट को काफी हद तक लायबल बना दिया है, उसको जिम्मेदार बना दिया है अगर प्रोजेक्ट डिले होता है। प्रोजेक्ट डिले में जो प्रोसीजरल डिलेज थे उनको भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, पहले जो था उसको पूरी तरह से उस प्रावधान को बदल दिया गया है सेक्शन 6 के अंदर। आपको दो बातों से आपत्ति है? आप कह लीजिए मनोज को, मुझे पता नहीं। अभी सुधांशु जी फोन लाइन, अच्छा सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी, अगर आप आलोक जी की बात सुन पाए तो आप जवाब दे पाएंगे। इनका कहना है कि जो 70 से 50% किया है आपने, वो आप बिल्डर और डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। और एक और बात इन्होंने कही है कि अगर कोई प्रोजेक्ट देरी होती है या कोई और गड़बड़ी होती है, तो यूपीए के बिल में ये था कि सजा देने के लिए डायरेक्टर या उसके प्रोप्राइटर वगैरह को तय था, लेकिन इसमें आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट को दोषी बना रहे हैं। देखिए, इस बिल के अंदर कई प्रकार के ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि इस बिल को बहुत व्यापक और कंज्यूमर के हित में बनाते हैं। जैसे अभी आपने खुद अपनी कमेंट्री में बताया कि हमने इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को भी जोड़ा है, हमने इसमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी जोड़ा है, जो हमारी ईमानदारी को दर्शाता है कि ये नहीं कि साथ जिसने दे दिए थे वो सब तो निकल जाए, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें सजा का भी प्रावधान है। तमाम जगहों पे जो मंजूरी की सीमा 90 दिन थी उसको हमने घटा के 60 दिन में किया है, वो सब अपनी जगह है। आलोक शर्मा जी ने जो एक मुद्दा उठाया कि 70% से घटाकर 50% किया है, तो उन्हें ये लगता है कि ये कंज्यूमर के हित में ना होकर डेवलपर के हित में जाता है। तो एक यथार्थ बात ये है, यदि आप सीमा अधिक बढ़ाते चले जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के इन्वॉल्वमेंट की संभावना अधिक बढ़ाते हैं। हमने एक व्यवहारिक सीमा तय की। जैसे मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूं, बताइए देश में टैक्स का कलेक्शन और विकास तब ज्यादा था जब 90% और 92% टैक्स हुआ करता था, या आज ज्यादा है? तो कहीं ना कहीं ये जो 20% का उनको अंतर दिख रहा है, ये एक व्यवहारिक बात है, ताकि सारी चीज को हम ट्रांसपेरेंसी से कर सकें। अन्यथा आप बढ़ाने को और भी बढ़ा दीजिए और उसके उपरांत ये होगा कि बैकडोर से काम होना शुरू हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त आप देखें कि जितने भी प्रकार के कानूनी प्रावधान सुधांशु जी, मुझे ये बताइए कि 50% में ही क्या गारंटी है कि बैकडोर से काम नहीं होगा? नहीं, इसीलिए हमने कहा एक व्यवहारिक सीमा, ताकि अगर कोई प्रोजेक्ट बिगड़ता है तो एक लायबिलिटी उस बिल्डर के ऊपर रहेगी कि 50% की लायबिलिटी भी है, वो इतना कम भी नहीं है, मगर आप उसको इतना एक्सेसिव भी नहीं कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप उसको वाया मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास करें, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ही सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें ब्लैक मनी का सर्वाधिक उपयोग होता है। सर, मैं इसमें केवल ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमें जो आपत्ति है वो इसी बिंदु पर है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है बीजेपी सरकार की, यही बिल्डर्स की तरफ है कि जो 20% आपने कम किया है, ये बिल्डर्स को सीधा सीधा कहीं ना कहीं फायदा देने की बात की गई है। जी, मैं तो आप दोनों की, आलोक जी की या सुधांशु की बात से सहमत नहीं हूँ कि लैंड क्या, आप क्या समझते पूरे हिंदुस्तान में क्या लैंड एक ही रेट पे मिलती है? दिल्ली के अंदर ही लैंड का इतना वेरिएशन है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बॉम्बे में अगर मेरा फ्लैट की कॉस्ट का लगभग 80% तक मेरी कॉस्ट लैंड की है। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ फ्लैट बुक कराया वो 5-5 साल डिले क्यों मिलता है? देखिए, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ। लैंड, पहले मैं इस वाले बात का जवाब, बात का जवाब दे रहा हूँ कि क्या लैंड खरीदने के लिए कहीं से कोई फाइनेंस, पहले लैंड खरीदी जाती है, उसी के ऊपर अपार्टमेंट बनेगा? हवा में अपार्टमेंट नहीं बन सकता। तो एक अपार्टमेंट की कॉस्ट में लैंड की कॉस्ट एक इनवेरिएबल फैक्टर है। जब तक आप उसे शामिल नहीं करेंगे तो लैंड के खरीदना तो पहले खरीदना, उसके बाद अपार्टमेंट उसके अंदर बनेगा। लैंड की कॉस्ट गाजियाबाद में कुछ और है, दिल्ली के अंदर कुछ और है, बॉम्बे में कुछ और है। तो ये जब ये स्टेट में नियम बने तो ये 50 की जगह 80 भी हो सकता है कई जगह, और ये 30 भी हो सकता है, क्योंकि लैंड की कॉस्ट अलग अलग वेरी करती है। दूसरा जो एक पॉइंट आप बता रहे थे कि आपने जो है इसके अंदर करा कि कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। प्लीज, अब मेरे को आपको मानना पड़ेगा, ये ऐसी चीज नहीं है, ये कार या प्लास्टिक का खिलौना नहीं है कि इधर से डाई में डाला उधर से मकान निकल आया। ये मकान बनाना एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है। 200 से 250 आइटम इसके अंदर लगती है, लेबर मजदूर से बनाना पड़ता है, तो हर वक्त एक प्रोडक्ट नहीं निकल सकता। इसमें मेजर जो चेंजेस हैं, हम उसमें सहमत हैं कि मेजर चेंजेस नहीं होनी चाहिए, जिससे बायर्स का इफेक्ट होता है कि उसका सामने से लॉन चेंज कर दिया, उसकी लोकेशन चेंज कर दी। लेकिन जो माइनर चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस बन जाता है पहले, वो तो माइनर चेंजेस तो हर एक में क्यों बदलता है? माइनर तो मैं समझ सकता हूं, झरोखा तो माइनर ही बोला इसके अंदर, मेजर नहीं बोला, केवल माइनर बोला कि माइनर चेंजेस भी अगर आप कर देंगे तो प्रोजेक्ट ही रुक जाएंगे। आज मेरे इंजीनियर से मान लो एरर हो, आप बताइए कि इतने सारे प्रोजेक्ट क्यों रुके हुए हैं? 80% से ज्यादा इन सरकारों की वजह से रुके हुए। आज 60,000 मकान नोएडा में बने खड़े हैं, किसकी वजह से? नहीं तो आप बिना मंजूरी लिए सरकारों से आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। मंजूरी, सारी मंजूरी के बाद ही बने। क्या बात कर रहे हैं रफीक जी? 60,000 जब सारी मंजूरी है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है उसका। अगर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको सारी मंजूरी दे दी है तो फिर आपकी वजह से देरी हो रही है। नहीं, एनजीटी के आज एक पीआईएल गई कि यहाँ बर्ड सेंचुरी को डिफाइन नहीं किया गया। सारे प्रोजेक्ट एनजीटी के आदेश के तहत ही डिलेड है। आज की डेट में नोएडा में 60,000 मकान इसी वजह से खड़े हुए। और कितने हजार? और टोटल फ्लैट्स मोर देन 6 लाख हैं, 6 लाख रुके हुए हैं। मोर देन 6 लाख हैं, और अफेक्टेड लोग जो हैं परिवार, वो 20 लाख हैं। हाँ, इसमें आप कह रहे हैं कि 6 लाख फ्लैट को मिलने में देरी हुई है, देरी हो रही है, और एनजीटी के आदेश में सिर्फ 60,000 फ्लैट 60,000 फ्लैट। तो आप एनजीटी को विलेन मत बनाइए ना। नोएडा के अलावा अगर आप एनवायरमेंट का नियम तोड़ के वहां पर बनाएंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि एनजीटी में वहां कोई बैठा हुआ है जिसको कोई कानून नहीं मालूम। बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें ऐसे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं इनको जारी करना था। एनजीटी के नाम पर शेल्टर लिया जा रहा है एनजीटी के जजमेंट का। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एनजीटी के इशू से पहले ही पोजीशन दे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन अब एनजीटी के ऑर्डर आने के बाद एनजीटी का जो सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है, जो आदेश उसके आदेश पर के बेसिस पर उसका शेल्टर लिया जा रहा है, उसका फायदा उठाया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब एनजीटी जो इस बीच आप में लोग जब जाते हैं इन लोगों के पास, जब कैमरा नहीं होता है, प्रेस नहीं होता है, तो फिर इनकी तरफ से क्या जवाब मिलता है? कोई मीटिंग नहीं होती, थाउजेंड्स ऑफ मेल लिखे जा चुके होते हैं। बिल्डर 5 मिनट अपना समय देने के लिए तैयार नहीं होते। वो हमेशा अपने रिप्रेजेंटेटिव के रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आप इनसे मिलिए। उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होती, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। पहला। दूसरा, एक्ट की अगर हम बात करें तो एक्ट में जो प्रीवियस एक्ट था, 2013 की एक्ट थी, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं थे। आपने कहा, अभी इन्होंने कहा कि माइनर चेंजेस अलाउड होने चाहिए, इनका ये कहना था। मैं कहता हूं माइनर चेंजेस अलाउड होने चाहिए, जब माइनर हैज टू बी डिफाइंड। राहुल जी, छोटा सा माइनर हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर। माइनर ऑल्टरेशन जो है सेक्शन 14 में जो अभी डाले हैं, माइनर ऑल्टरेशंस, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं, कोई डेफिनेशन, उसमें इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो भी हो सकते हैं।
और जो प्रोडक्ट आपने पहले बेचा था ये और जो फाइनल छोड़ा जाए, गौर साहब बताइए, ओपन एंडेड छोड़ दिया उसको पूरी तरह से, तो आप कुछ भी बदल देंगे फिर आप ऊपर की लाइन नहीं पढ़ रहे, केवल नीचे की लाइन। ऊपर में कोई भी प्लान अल्टरेशन अलाउड नहीं है। 2/3 की मेजोरिटी आज भी चाहिए अगर मेरे को मेजर कोई अल्टरेशन करना है, इनकी परमिशन चाहिए। बट हाउएवर सारा पॉइंट नहीं क्लियर होगा, एक एक पॉइंट जरा क्लियर होगा। हाउएवर द माइनर एनजीटी वाली बात आपकी ठहरी नहीं। नहीं, एनजीटी के अलावा 5,40,000 फ्लैट क्यों देरी से हो रहे हैं? 4 साल 5 साल प्रोजेक्ट देरी से हो रहे हैं, इसका जवाब लैंड एक्विजिशन पे आप कितने प्रोग्राम करते हैं? लैंड एक्विजिशन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट 10-10 साल डिले, 2 लाख मकान नोएडा एक्सटेंशन के अंदर डिले हुए, क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट से लैंड खरीदी है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट और किसानों और सरकार के बीच में झगड़ा और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उसमें डेवलपर क्या करेगा बताइए? जवाब दीजिए इसका, इस पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ रिस्क फैक्टर जो भी है, अगर आप अर्न करते हो किसी प्रोजेक्ट से, आप बेनिफिट लेते हो, प्रॉफिट लेते हो, तो रिस्क को भी बांटने का आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप रिस्क भी बांटो। हर चीज आप गवर्नमेंट पे छोड़ सकते दोगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ द बायलॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। ये सब नहीं चल सकता, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट देते हो तो उसका रिस्क भी आपको उठाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप उठाते हो। एक रेगुलेटर के यहाँ पहले जब सारी मंजूरी मिल जाए तो आप जाके वहां जमा करें और हर चीज बताएं। बिल्कुल, इस कानून में ये है कि कहीं कोई और एक बात जो राहुल ने जवाब दिया, आपकी जो ये बिल्डर डेवलपर की संस्था है, इसमें उपभोक्ताओं की भी कोई भूमिका है क्या है? कौन है, कोई प्रतिनिधि है उसमें? इसमें हमने क्रेडाई में एक कंज्यूमर रिडर्सल फोरम एक बनाया, ऑनलाइन सिस्टम है। फोरम कौन चलाता है? आप ही लोग चलाते हैं? एक रिटायर्ड जज, उसकी हर 15 दिन के अंदर सुनवाई हो रही है। पिछली बार आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, मैंने सुनवाई के दौरान आप लोगों ने कितने लोगों को फ्लैट दिया है? अभी 1200 लोगों की कंप्लेंट, हमारे पास 1400 टोटल कंप्लेंट आई थी, उसमें 1200 हम रिजॉल्व कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि 6 लाख फ्लैट का अलॉटमेंट देरी से हो रहा है, सिर्फ 1200 लोगों ने कंप्लेंट किया? जो हमारे मेंबर्स हैं, की कॉपी मेरे पास है 15 दिसंबर 2014 की। पैन ओएसिस प्रोजेक्ट का नाम है। एक कंप्लेंट हमने भेजा, मेरे फ्रेंड ने कंप्लेंट दिया है। उसका रिप्लाई आया कि भाई हम आपका कंप्लेंट दे रहे हैं। एक इनका ऑटो रिप्लाई एक जनरेटेड होता है। अभी जो ये बात कह रहे हैं, मुझे इतनी बात समझनी है कि हमारा जो उपभोक्ता जो मकान खरीदता है, हम लोग को भी लोग, आप इतना भी मत कहिए कि आप कर देते हैं, ठीक है? इतना ज्यादा लोग ईमेल लिखता है कि उनका फ्लैट नहीं मिल रहा है, उनका मकान नहीं मिल रहा है, और वो इंडिविजुअल नाम भी लिया जा सकता है और उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपकी संस्था बेकार है। नहीं, देखिए हम मानते हैं क्रेडिबिलिटी की इसके अंदर दिक्कत है और हम इसको सुधारने की। संगठित लोग हैं कि ये संगठन चलाते हैं इसलिए आ गए हैं, लेकिन जो लोग कोई अगर अकेली महिला है, नौकरी करने वाली है, या कोई वृद्ध महिला है जिसने अपना मकान खरीदा है, मैं ऐसे लोग संपर्क करते करते परेशान हो जाते हैं। मैं आपको और इनके प्रति आप लोगों की कोई संवेदनशीलता नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बेकार है। मैंने पिछली बार विज्ञान जी के साथ प्रोग्राम किया था 15 दिन पहले, उनको मैंने कहा था डॉक्यूमेंट दूंगा। उनके प्रोग्राम से कितने लोगों ने वहां पर अप्लाई किया हमारे यहाँ, और मैंने उसकी सॉल्व करी। आज मैं फिर दोबारा से इसे आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया हुआ है, वो हमारी बात को मानने और हमारी रिप्लाई करने को तैयार है। जो भी ग्रीवेंसेस हैं, अगर वो कंडक्ट क्यों साइन करेंगे आपसे? नहीं, हमने एक बनाया, हमारे 11,600 मेंबर है पूरी इंडिया के अंदर। हमने एक इंटरनल अपना सेल्फ रेगुलेटरी एक बॉडी डेवलप क्रेडाई, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया है, जिसके अंदर इनको रिडर्सल फोरम नहीं बोल पाए, एक आलोक चुपी हैं। आप खैर इस वाले पॉइंट पर कह लीजिए। रिडर्सल फोरम में आप अप्लाई करो। मैं कहता हूं पुराने, क्या आपने इनके रिडर्सल फोरम में अप्लाई किया हुआ है? एक उदाहरण मत दीजिए, एक से नहीं होता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण में लाके दे सकता हूं, सैकड़ों। एक उदाहरण मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये हमारे साथ अभी आए हैं, उनका वो लेकर के आए थे इसको। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। ऐसा रवि जी, मुझे लगता है क्रेडाई तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठी है। पिछले कई सालों से हम लोग भी देख रहे हैं। उसको वापस कैसे ले आते हैं, इस पे भी विचार कर लेते हैं। जी, अच्छा वापस लेके आए और इस तरह से कमिटमेंट करे और ग्राउंड पे करे काम। तो हम लोग तो एसोसिएशन चलाते हैं, फेडरेशन से जुड़े हुए हैं और आरटीआई पे काम करते रहते हैं। तो मैंने देखा है ये जो सेक्टर है, चाहे कोई बिल आप ले आइए, फलाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आ जाए या और कोई आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी यूपी में अपार्टमेंट एक्ट है जो इसी का छोटा भाई है। काफ़ी कुछ उसमें भी 2/3 मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। उसमें भी ट्रू डिस्क्लोजर देना है, उसमें भी डीड ऑफ डिक्लेरेशन देना है, उसमें भी डीड ऑफ अपार्टमेंट, ये सब है। काफी कुछ 80% यही है, सब कुछ छोटा भाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्तर पर लेकिन कुछ भी पालन नहीं होता। कुछ भी पालन नहीं होता, उल्टा ऐसे जनरल मत कहिए, कुछ तो पालन होता होगा, ऐसी बात नहीं। 2012 में मैंने PIL किया इसके लिए। उसके बाद थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, 2014 हो गया, तब नोएडा अथॉरिटी कहता अच्छा ये बिल भी आया हुआ है 2010 का, अच्छा ठीक है हम अब शुरू करते हैं इस पे काम। ये हाल है। अभी जो गौड़ साहब ने कहा कि जो देरियां होती हैं या गड़बड़ी हो रही हैं वो इनकी वजह से नहीं होती, सरकारों की वजह से होती है।
इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, सरकारों की वजह से तो अथॉरिटी और इनकी बहुत जबरदस्त मिलीभगत है। आप चले जाइए अथॉरिटी में, तो हम जाते हैं तो अथॉरिटी में बात करने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन ये जाते हैं तो इनके लिए अलग से दरवाजे खुले रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनरल बात नहीं, इनके लिए नहीं करा, जनरल बात बताइए। जनरल बात से कुछ पता नहीं होता, वो तो मैं कह सकता हूँ, मैंने कहा बेकार है, हो गया। इनके लिए नहीं करा, जनरल बात कह रहा हूँ। 4 बार करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक बात बताइए जिससे उनको यहाँ जवाब देने में स्पेसिफिक बात ये कह रहा हूँ सर कि आज भी अपार्टमेंट एक्ट के तहत एक छोटी सी चीज थी कि ट्रू डिस्क्लोजर हो जाना, बिना उसके कोई भी फ्लैट नहीं बिकेगा। 2010 में ये आया था। ट्रू डिस्क्लोजर मतलब सब बताना है, सब कुछ बताना है, वो भी तो सब क्यों नहीं बताते? गवर्नमेंट से इंडोर्स किया हुआ। आप जो डिस्क्लोजर था, देखिए मैं इसमें उपभोक्ताओं की भी थोड़ी सी गलती मानता हूं कि ये किसी भी डेवलपर पे चले जाते हैं, चाहे वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मान लिया है आपके जो 1100 संस्था है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये ट्रू डिस्क्लोजर देते हैं? यूपी के अंदर अब एक 12A फॉर्म जो है भरना जरूरी है। जब भी मैं रजिस्ट्री करूंगा, मेरे को पूरा एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, कम से कम 150 पेज का, वो हर रजिस्ट्री के साथ लगाना जरूरी है, जो कि वहां पे लगाया जा रहा है। जिसके तो भाई कंप्लीशन के टाइम 2010 में सर अभी शुरू हुआ ना, एक जो हुआ है वो कहना चाहिए, नहीं तो फिर लोगों को गलत पर्सपेक्टिव। कंप्लीट डिस्क्लोजर, उसमें स्ट्रक्चर की डिटेल, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ये आप किसको देते हैं? उपभोक्ता को देते हैं, हर रजिस्ट्री के साथ। हर रजिस्ट्री के साथ पूरा डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग आप देते हैं या सबको ही देता है? सबको देना पड़ेगा। इट्स ए लॉ। 2-4 बिल्डर, इट्स ए लॉ इन द नहीं, बाकी सब नहीं देते। इट्स ए लॉ ना, उसके बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। उसके बिना रजिस्ट्री नहीं होगी, इट्स ए लॉ। मेरा क्वेश्चन गौड़ साहब से, पहला क्वेश्चन ये कि गौड़ साहब को ये पता है कि चूंकि क्रेडाई से बिलोंग करते हैं, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? बिल्डर बायर एग्रीमेंट बात करते हैं, ये कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट क्या है? पहला जहां हम हिट हो रहे हैं, डिले पोजीशन की बात होती है। अगर हम डिले करते हैं तो डिफॉल्ट अगर हमारी पेमेंट की होती है 1 दिन में, तो हमें 18% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देना पड़ता है। और अगर 3 महीने तक वो इंटरेस्ट की पेमेंट हमने नहीं की तो वो इंटरेस्ट 24% हो जाता है। तो हमारे लिए तो ये होगी, बट हम इससे ये डिले करते हैं तो? अगर ये डिले करते हैं तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट देते हैं। और उसमें भी प्रोविजन ये है, कि ये 5 रुपए पर स्क्वायर फीट देते हैं, तो वो तो मिलता ही नहीं है जी, मिलता नहीं है। सुनिए मैं कुछ और कहना एक बिजनेस की अपनी साख होनी चाहिए। इस चीज को एड्रेस किया है कि जितना भी जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा उतना ही दिया जाएगा। ये सारे डिसीजन हम ये जो आपसे ये इंटरेस्ट लेते हैं, ये किसी कानून के अधिकार से लेते हैं या ये लोग अपने से तय करते हैं? ये लोग खुद तय करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट आर्बिट्ररी है। अगर ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। सुनिए, जिस समय हमारी बुकिंग अनफेयर है, अनफेयर मान रहे हैं तो जरा सिस्टम निकलवा नहीं, मैं अनफेयर है। अब जितने भी एग्रीमेंट्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट की मैंने बात करी है, उसमें सेम इंटरेस्ट मिलेगा, जितना मैं लूंगा उतना दूंगा। सारे एग्रीमेंट्स में अब आने लगा, और जो पुराने एग्रीमेंट है हम उसमें ये डिसीजन लेने लगे हैं। ऐसा कह रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने किए, मैंने खुद डिसीजन किया। अभी नहीं हुआ है, अभी तो नहीं हुआ, करेंगे, आगे करने को तैयार हूं। मेरे मेंबर हैं, आओ मैं करता हूं, आपको आगे करेंगे। दूसरा, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी सर पूरे आप एनसीआर में देख लीजिएगा, जाके पता कर लीजिए, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बना। और ये आप गौर साहब बगल में बैठे हैं, इनके कई प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डीम्ड कंप्लीशन बिना उसी के पोजीशन नहीं दिया। 3 साल अथॉरिटी कंप्लीशन इशू नहीं करती। कानून कहता है कि 90 दिन में अप्लाई करने के बाद अगर नहीं दिया तो 90 दिन के अंदर डीम्ड कंप्लीशन है। अब उसको ये नहीं मानते थे कानून को। बताइए, हम तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, हमें तो रजिस्ट्री में मांगता है। सर कानून कहता है 90 दिन के अंदर डीम्ड है। अब एक आखिरी आप पूछ लीजिए, फिर मैं आलोक जो सिद्धार्थ काफी फोन लाइन पे उनका मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 10% जब कंप्लीशन आने से पहले 10% सुपर एरिया बढ़ जाती है। सुपर एरिया कैसे बढ़ जाती है जबकि कारपेट एरिया बिल्कुल सेम है हमारी? मैं ये जानना चाहूंगा। मेरा सारे जितने भी हमारे डेवलप पूरा प्लान, ये मेरे पास, मैं एग्रीमेंट के साथ पर्सनली इससे इसका जवाब दे दीजिए। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अच्छे और बुरे की पहचान जरूरी है। इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं। कम से कम एक जो अच्छा रियल एस्टेट गुड काम करने वाले हैं वो बाइफरकेट हो, जो गलत काम कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की नजर में अगर आपकी इतनी विश्वसनीयता नहीं है, उसको बनाने की कोशिश मैं कर रहे हैं, लांछन नहीं लगा रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट तो बहुत डिफिशिएंट हो गया है, बुरा हाल। हम भी जाते हैं ना घर खरीदने के लिए, लेकिन मैं अपने पार्टी अपने अनुभव से नहीं पूछना चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन जब विश्वसनीयता इतनी खराब है तो फिर आपको एक सिस्टम फेयर बनाना चाहिए ना। फिर इसमें इसलिए कौन सा बिजनेस है कि आपको जाते हैं लोग 10 तरह से शक करेंगे? केवल हमारे खिलाफ है, तब भी हम इसका समर्थन कर रहे हैं कि एक आना चाहिए। आपके खिलाफ है 100%। एक भी हमारी चीज इसके अंदर फेवर में नहीं। अभी तो मैं अभी आता हूं, नॉट इवन ए सिंगल हमारे फेवर में, जितनी आपकी रिपोर्ट थी। आप सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ब्लैक मनी वाली बात कि 70 से 50% हो जाएगा तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। नहीं सर, मैं बताता हूं ब्लैक और ये जो कारपेट एरिया और मैं तीनों इश्यूज पे लेना चाहूंगा। सेक्शन 2J कहता है नेट यूजेबल एरिया, जो पहले 2013 के
उसमें था। ये नेट यूजेबल एरिया क्या होता है? Exactly, जितना का मेरा घर है वो नहीं सर, नेट यूजेबल एरिया को क्लियरली डिफाइन किया था कि दीवारों को भी हटा दीजिए, केवल अंदर कारपेट अंदर। एरिया कारपेट एरिया इज नेट यूजेबल इस बार सर एक मिनट, इस बार जो इन्होंने बिल में बीजेपी के साथियों ने चालाकी की है, इन्होंने इसको रेंटेबल एरिया कर दिया है। ये क्या होता है? रेंटेबल एरिया में कई चीजें जोड़ दी हैं, दीवारें भी जोड़ दी हैं, और इसको 2005 के एनबीसी से जोड़ दिया है, नेशनल बिल्डिंग कोड से। नेशनल बिल्डिंग कोड सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो आपके फेवर की बात है। उपभोक्ता का क्या घाटा हुआ, बिल्डर का क्या फायदा हुआ, ये मैं बताना चाहूंगा सर। अगर आ जाते हैं इसी एक पॉइंट 2005 का जो रेंटेबल एरिया और नेशनल बिल्डिंग कोड है, अगर इसके साथ जोड़ दिया है तो बिल्डर को लूप होल्स मिल जाएंगी, और इस लूप होल्स की वजह से ही बहुत से फ्लैट आज भी अधर में लटके हुए हैं। इसका क्लियर बता दो एरिया होता है रेंटेबल एरिया। सर आप बाहर का एरिया, लॉबी का एरिया। आलोक जी रुकिए, आलोक मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि हमने 1200 स्क्वायर फीट का घर बुक किया, तो ये रेंटेबल और नेट यूजेबल एरिया से जब मुझे हैंडओवर होगा तो क्या इसमें ये कम हो जाएगा, क्या होगा इसमें? नहीं, ये जो 1200 स्क्वायर फीट का घर है अभी तो सुपर एरिया पे बिकता था, अब 1200 खरीदने जाइए तो मिलता था 800। लेकिन अगर ये कारपेट एरिया पे बेचना शुरू कर देंगे तो कम से कम हमें ये पता होगा कि हमें 1000 के बदले 1000 मिल रहा है। ये रेंटेबल एरिया जो है इसका मतलब होता है कि जैसे अगर उनके 4 बालकनी है उस अपार्टमेंट में, कॉर्नर का फ्लैट है, तो उसको वो रेंटेबल एरिया में काउंट कर देते हैं कि उसका अगर रेंट भी मिलेगा तो उस अपार्टमेंट का ज्यादा होगा।